आज की इस विस्तृत चर्चा में एक बार फिर से स्वागत है। जी, धन्यवाद। आज का जो हमारा विषय है वो सीधा न्याय और मानवाधिकार से जुड़ा है। एक ऐसी कानूनी व्यवस्था की बुनियाद जो कभी भी किसी भी नागरिक के जीवन को प्रभावित कर सकती है। हम भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे आमतौर पर सीआरपीसी कहा जाता है, उसकी धारा 164 का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ही जो इस पुरानी व्यवस्था की जगह लेने वाला नया और आधुनिक कानून आया है ना। हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हाँ जी, सही कहा। बीएनएसएस। जी। उसकी धारा 183 पर भी हम आज विस्तार से बात करेंगे। हम आज की चर्चा को पूरी तरह से प्रामाणिक रखने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण स्रोतों का गहराई से अध्ययन किया है, जिनमें सीधे कानूनी दस्तावेजों के अंश शामिल हैं, कुछ बहुत ही अहम अदालती फैसले या जिन्हें हम केस लॉज कहते हैं वो हैं, और नए वैधानिक प्रावधानों की जानकारी भी है। जी। और हमारा मुख्य मिशन आज ये समझना है कि ये कागजी कानून जमीन पर असल में काम कैसे करता है, मतलब कैसे ये पुलिसिया दबाव से एक आम इंसान को बचाता है। और जब कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर बयान देता है तो उस अदालत के बंद कमरे में दर्ज हुए उस एक कागज की असली अहमियत क्या होती है। बिल्कुल, यही आज का हमारा मुख्य फोकस रहेगा। ये एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मुद्दा है। सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत रोचक होगा कि हमारे दिमाग में पुलिस और अदालत की जो एक छवि बनी हुई है ना, वो काफी हद तक सिनेमा ने गढ़ी है। हाँ, वो तो है, फिल्में और टीवी सीरियल्स। वही तो हम अक्सर देखते हैं कि पुलिस स्टेशन का एक धुंधला सा कमरा है और एक कड़क पुलिस ऑफिसर बेल्ट या डंडे के साथ किसी आरोपी से पूछताछ कर रहा है। और फिर आरोपी टूट जाता है और रोते हुए जुर्म कबूल कर लेता है। बिल्कुल, बैकग्राउंड में एक सस्पेंस वाला म्यूजिक बजता है और देखने वालों को लगता है कि बस अब तो केस खत्म। इस पुलिस वाले के सामने किए गए कबूलनामे ने आरोपी को सीधा जेल पहुंचा दिया। लेकिन असल कानूनी दुनिया की सच्चाई इस फिल्मी ड्रामे से कोसों दूर है। बहुत दूर है। फिल्मों की वो दुनिया असल न्याय प्रणाली से बिल्कुल उलट काम करती है। हकीकत तो ये है कि बंद कमरे में पुलिस के सामने किया गया कबूलनामा अदालत में अपने आप में कोई पुख्ता सबूत होता ही नहीं है। हाँ, मतलब कानून पुलिस की जांच पर इतना भरोसा नहीं करता। बिल्कुल नहीं। कानून पुलिस की पूछताछ, उसके तरीकों और उस माहौल पर एक बहुत ही स्वाभाविक और गहरा संदेह रखता है। कानून बनाने वालों को हमेशा से ये डर रहा है कि पुलिस किसी बेगुनाह को डरा धमकाकर या प्रताड़ित करके भी जुर्म कबूल करवा सकती है। हाँ, जो कि बहुत व्यावहारिक डर है। जी, इसीलिए न्याय प्रणाली में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यवस्था बनाई गई है जो सीधे एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। पुलिस के सामने दिए गए बयान और मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? देखिए, कानूनी दस्तावेज बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पुलिस की जांच के दौरान जो बयान दर्ज होते हैं वे सीआरपीसी की धारा 161 के तहत आते हैं। 161, ठीक है। हाँ, और इन बयानों की अदालत में अहमियत बहुत सीमित होती है। वहीं जब कोई बयान एक न्यायिक मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होता है तो वो धारा 164 के दायरे में आता है और इसकी विश्वसनीयता बहुत अधिक मानी जाती है। इस पूरी व्यवस्था को गहराई से समझने के लिए हमें कानून के दो बहुत ही बुनियादी शब्दों के बीच के अंतर को समझना होगा। जी बिल्कुल। पहला शब्द है संस्कृति, जिसे हम अंग्रेजी में कन्फेशन कहते हैं, और दूसरा है कथन यानी स्टेटमेंट। और कानूनी रूप से ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एकदम अलग। संस्कृति या कन्फेशन का सीधा सा मतलब है अपनी मर्जी से कोई ऐसी बात स्वीकार करना जो बोलने वाले व्यक्ति के ही विरुद्ध हो। सरल शब्दों में कहें तो सीधे तौर पर अपना अपराध स्वीकार कर लेना कि हाँ, मैंने ये जुर्म किया है। सही कहा। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के पास किसी भी व्यक्ति की ये संस्कृति दर्ज करने की कानूनी शक्ति है ही नहीं। अच्छा, मतलब पुलिस कन्फेशन रिकॉर्ड कर ही नहीं सकती? जी हाँ, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक स्वतंत्र मजिस्ट्रेट को दिया गया है। ये तो बात हुई संस्कृति की, लेकिन फिर कथन या स्टेटमेंट किसे कहते हैं और ये कैसे अलग है? कथन का दायरा थोड़ा अलग होता है। कथन का मतलब है किसी घटना, साक्ष्य या परिस्थिति के बारे में अपनी जानकारी साझा करना। इसमें व्यक्ति अपना कोई अपराध स्वीकार नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि उसने मौके पर क्या देखा, क्या सुना। बिल्कुल। उदाहरण के लिए मैंने उसे भागते हुए देखा, ये एक कथन है। जबकि मैंने ही चोरी की है, ये एक संस्कृति है। एकदम सटीक। और कोई भी गवाह, चश्मदीद या पीड़ित अपना कथन दर्ज करवा सकता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब मैंने इन दस्तावेजों और कानूनी किताबों को पढ़ा
तो एक ऐसा तथ्य सामने आया जिसने मुझे वाकई हैरान कर दिया। अच्छा, वो क्या था? आमतौर पर हमारी समझ ये होती है कि जिस इलाके या शहर में कोई अपराध हुआ है, उसी इलाके का जज या मजिस्ट्रेट उस मामले का बयान दर्ज कर सकता है। हाँ, क्षेत्राधिकार या ज्यूरिसडिक्शन की बात। वही। लेकिन कानून इसके बिल्कुल विपरीत कहता है। नियम यह है कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन या न्यायिक मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कर सकता है, भले ही उस इलाके में उसका सीधा क्षेत्राधिकार हो या ना हो। जी, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। पहली नज़र में ये व्यवस्था बहुत ही अजीब और अव्यवहारिक लगती है कि कोई भी मजिस्ट्रेट कैसे बयान ले सकता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें, तो इसके पीछे एक बहुत ही गहरी सोच और व्यवहारिक कारण छिपा हुआ है। वो कैसे? एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि रात के समय कोई गंभीर अपराध हुआ है। कोई एक चश्मदीद गवाह है जो बहुत डरा हुआ है, या शायद कोई आरोपी खुद आत्मग्लानि में सच्चाई बताना चाहता है। और ऐसे में अगर जुरिस्डिक्शन वाला मजिस्ट्रेट ढूंढना पड़े तो इसमें घंटों या शायद दिन भी लग सकते हैं। कागजी कार्रवाई पूरी होने का इंतजार करने में बहुत मूल्यवान समय बर्बाद हो जाएगा। इस बीच उस डरे हुए गवाह को स्थानीय गुंडों द्वारा धमकाया जा सकता है, उस पर दबाव बनाया जा सकता है। वो गवाही देने से पूरी तरह मुकर भी सकता है। बिल्कुल। इसलिए कानून ने जांच में होने वाली किसी भी संभावित देरी को रोकने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक प्रावधान किया है। जहां भी एफआईआर दर्ज है, वहां का कोई भी उपलब्ध मैजिस्ट्रेट तुरंत वो बयान दर्ज कर सकता है, ताकि सच्चाई को बिना समय गंवाए सुरक्षित किया जा सके। ये तो गति और सुरक्षा का बहुत ही बेहतरीन संतुलन है। जी बिल्कुल है। ये तर्क वाकई बहुत मजबूत है। अब एक सवाल ये उठता है कि जब कोई व्यक्ति उस मैजिस्ट्रेट के कमरे में जाता है, तो वहां का माहौल कैसा होता है? वो पुलिस स्टेशन से बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि पुलिस स्टेशन का चीखने चिल्लाने वाला माहौल तो हम सबने देखा है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होने की ये वैधानिक प्रक्रिया कितनी अलग और शांत होती है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सख्त और अपरिवर्तनीय कानूनी प्रोटोकॉल से बंधी होती है, ताकि साक्ष्य की शुद्धता पर कोई दाग न लगे। मतलब कोई जबरदस्ती ना हो। हाँ, मजिस्ट्रेट का कमरा एक शांत और सुरक्षित जगह होती है। वहाँ पुलिस वालों को कमरे के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। और मजिस्ट्रेट का सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है? मजिस्ट्रेट का सबसे अहम कर्तव्य ये सुनिश्चित करना है कि जो भी बयान दिया जा रहा है वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के और बिल्कुल स्वेच्छा से, यानी वॉलंटरी दिया जा रहा है। तो इसके लिए क्या कोई बातचीत होती है शुरुआत में? जी, जैसे ही व्यक्ति कमरे में आता है, मजिस्ट्रेट को बातचीत शुरू करने से पहले उसे एक बहुत ही स्पष्ट और अनिवार्य कानूनी चेतावनी देनी होती है। इस कानूनी चेतावनी का असल मतलब क्या है? क्या उन्हें सिर्फ ये बताया जाता है कि उनके पास चुप रहने का अधिकार है? बात सिर्फ चुप रहने के अधिकार से कहीं आगे की है। मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को बहुत ही साफ और सरल शब्दों में बताता है कि वो कोई भी बयान या संस्कृति देने के लिए कानूनी रूप से आबद्ध या बाध्य नहीं है। मतलब उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। जी, लेकिन इसके साथ ही दूसरी और सबसे बड़ी चेतावनी ये दी जाती है कि अगर वो व्यक्ति फिर भी अपनी मर्जी से अपना जुर्म कबूल करता है, तो भविष्य में जब भी अदालत में मुकदमा चलेगा, उस बयान को उसी व्यक्ति के खिलाफ एक पुख्ता सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और उसे सजा हो सकती है। जी बिल्कुल। ये पूरी तरह से सुनिश्चित करना मजिस्ट्रेट की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि सामने बैठा व्यक्ति इस बात की गंभीरता और इसके परिणामों को पूरी तरह से समझ रहा है। और ये सिर्फ मौखिक रूप से पूछने भर तक सीमित नहीं है। दस्तावेजों में दस्तावेजीकरण या डॉक्यूमेंटेशन की एक पूरी प्रक्रिया का जिक्र है। हाँ, वो बहुत जरूरी हिस्सा है। मैं देख रहा था कि मजिस्ट्रेट सिर्फ एक बार पूछकर अपनी औपचारिकता पूरी नहीं कर सकता। उसे गहराई से सवाल पूछकर व्यक्ति के हाव भाव देखकर ये विश्वास कायम करना होता है कि उस पर पुलिस का या किसी और का कोई अदृश्य दबाव तो नहीं है। सही कहा। और बयान दर्ज होने के बाद उस कागज पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। अब तो आधुनिक नियमों के तहत उसकी फोटो भी लगाई जाती है। इसके बाद मजिस्ट्रेट खुद एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करता है, जिसे कानूनी भाषा में ज्ञापन या मेमोरेंडम कहते हैं। यही वो ज्ञापन है जो इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। इस ज्ञापन में मजिस्ट्रेट अपने हाथ से लिखित रूप में इस बात की पुष्टि करता है कि बयान उसकी आंखों के सामने दिया गया, व्यक्ति को पढ़कर सुनाया गया। और मजिस्ट्रेट के पूरे विश्वास के अनुसार ये बयान पूरी तरह से स्वैच्छिक था। जी, इसके बाद ये सारा रिकॉर्ड एक सीलबंद लिफाफे में डालकर सीधे ट्रायल कोर्ट को भेज दिया जाता है, ताकि पुलिस रास्ते में इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। यह व्यवस्था सुनने में बहुत ही सुरक्षित लगती है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए दस्तावेजों में 1936 के एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले का जिक्र किया गया है।
नजीर अहमद बनाम एम्परर। वो बहुत ही अहम फैसला है। प्रिवी काउंसिल का दशकों पुराना ये फैसला आज के आधुनिक दौर में भी इतना प्रभावी क्यों माना जाता है? उस मामले में ऐसा क्या हुआ था? नजीर अहमद का वो फैसला इस पूरी कानूनी प्रक्रिया की आत्मा कहा जा सकता है। भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी और एक डकैती का गंभीर मामला सामने आया था। तो उसमें मजिस्ट्रेट ने क्या गलती की थी? उस मामले में जो मजिस्ट्रेट थे वे आरोपी के साथ सीधे उस जगह पर चले गए जहां डकैती हुई थी। मजिस्ट्रेट ने मौके पर ही आरोपी की बातें सुनी, कुछ कच्चे नोट्स बना लिए और बाद में अदालत आकर उन नोट्स के आधार पर एक मेमो तैयार कर दिया। मतलब उन्होंने प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। बिल्कुल नहीं। उन्होंने ना तो आरोपी को वो वैधानिक चेतावनी दी कि ये बयान उसके खिलाफ इस्तेमाल होगा और ना ही उस समय तय किए गए लिखित प्रोटोकॉल का ठीक से पालन किया। तो जब ये मामला प्रिवी काउंसिल के सामने पहुंचा तो क्या हुआ? उन्होंने उस पूरे कबूलनामे को सिरे से खारिज कर दिया। यानी सिर्फ कागजी प्रक्रिया पूरी ना करने की वजह से पूरा का पूरा सबूत अमान्य हो गया। जी बिल्कुल। प्रिवी काउंसिल ने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि कानून में जिस काम को जिस तरीके से करने के लिए लिखा गया है उसे बिल्कुल उसी तरीके से किया जाना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। ये तो बहुत सख्त नियम है। हाँ, अगर कोई मैजिस्ट्रेट बयान दर्ज करते समय इन अनिवार्य सावधानियों का पालन नहीं करता है, जैसे कि स्वैच्छिकता की जांच न करना या कानूनी चेतावनी न देना, तो वो पूरा कबूलनामा अमान्य हो जाएगा, कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाएगा। अदालत उस बयान को साक्ष्य के रूप में स्वीकार ही नहीं करेगी। ये पुलिस और न्यायपालिका दोनों के लिए एक बहुत ही सख्त संदेश था कि न्याय की प्रक्रिया में शॉर्टकट की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुराने सीआरपीसी से सफर करते हुए जब हम नए कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की तरफ आते हैं तो इसकी धारा 183 के उपखंड 3 में एक ऐसा नया नियम जोड़ा गया है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अहम लगा। आप पुलिस कस्टडी वाले नियम की बात कर रहे हैं ना? हाँ, पुलिस कस्टडी से सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार। मैं इसे थोड़ा विस्तार से समझाना चाहूंगा सुनने वालों को। बिल्कुल समझाइए। मान लीजिए पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है और उसे रिमांड पर लेती है। 2 दिन बाद पुलिस अदालत में आकर दावा करती है कि आरोपी अपना जुर्म कबूल करना चाहता है। पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले आती है। लेकिन कमरे में पहुंचते ही कहानी बदल जाती है। वही तो, जैसे ही वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के शांत कमरे में पहुंचता है और पुलिस बाहर जाती है, वो व्यक्ति अचानक कह देता है कि नहीं, मुझे कोई जुर्म कबूल नहीं करना है, पुलिस मुझ पर दबाव बना रही थी। तो ऐसे में BNSS का नया नियम बहुत सख्त है। हाँ, नया नियम कहता है कि मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को वापस उसी पुलिस की हिरासत या पुलिस कस्टडी में नहीं बैठ सकता। ये प्रावधान मानवाधिकार के नजरिए से एक बहुत बड़ी जीत है। इसे एक उदाहरण से समझिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बच्चा किसी बुली से बचकर प्रिंसिपल के कमरे में भाग कर आए और प्रिंसिपल ये सुनिश्चित करे कि अब वो बच्चा वापस उस बुली के पास नहीं भेजा जाएगा। बिल्कुल सटीक उदाहरण। जरा सोचिए, अगर पुराने समय की तरह मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को वापस उसी पुलिस ऑफिसर के साथ भेज देता तो पुलिस स्टेशन वापस जाकर उस व्यक्ति के साथ क्या सुलूक होता? पुलिस उस पर अपना पूरा गुस्सा निकाल सकती थी, उसे प्रताड़ित कर सकती थी कि उसने मजिस्ट्रेट के सामने उनका बना बनाया खेल क्यों बिगाड़ दिया। जी, इस एक नियम ने पुलिसिया दबाव और टॉर्चर कर झूठे बयान दिलवाने की उस पुरानी प्रथा पर सीधा प्रहार किया है। अब आरोपी बिना किसी डर के मजिस्ट्रेट को सच बता सकता है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसे सुरक्षित न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, न कि वापस पुलिस वालों के चंगुल में। सही कहा आपने, ये सिस्टम में बहुत बड़ा भरोसा पैदा करता है। और अगर हम बदलावों की बात कर ही रहे हैं तो नया कानून BNSS केवल इन कागजी नियमों तक सीमित नहीं है। इसमें तकनीक और आधुनिकता का भी शानदार इस्तेमाल किया गया है। हाँ, अब बयान केवल कागज और पेन से नहीं लिखे जाते। बिल्कुल, अब ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उनकी पूरी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। ये पूरी प्रक्रिया को 21वीं सदी के हिसाब से ढालने की एक बड़ी कोशिश है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से अदालत को बाद में ये देखने का मौका मिलता है कि बयान देते समय व्यक्ति के हाव भाव कैसे थे, कमरे का माहौल कैसा था। इससे पारदर्शिता कई गुना बढ़ जाती है। जी, इसके अलावा नए कानून में उन पुलिस अधिकारियों पर भी स्पष्ट रूप से पाबंदी लगा दी गई है जिन्हें किसी विशेष सरकारी दर्जे के तहत मजिस्ट्रेट की कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कुछ राज्यों में कार्यकारी मजिस्ट्रेट या सर्कल ऑफिसर होते हैं। हाँ, वे अधिकारी किसी भी हाल में संस्कृति दर्ज नहीं कर सकते। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का ये अंतर अब बहुत साफ रखा गया है। और तकनीकी बदलावों के साथ दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक और बात जिसने प्रभावित किया वो है कानून का संवेदनशील होना।
विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों के लिए जो नए विशिष्ट प्रावधान बनाए गए हैं। कानून अब केवल एक अंधी व्यवस्था नहीं रह गया है, वो परिस्थितियों की निजाकत और मानसिक आघात को समझने लगा है। बीएनएसएस के तहत महिला संबंधी अपराधों में ये सुनिश्चित किया गया है कि पीड़िता का बयान यथासंभव किसी महिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाए, ताकि वो अपनी बात बिना किसी झिझक के कह सके। बिल्कुल। और अगर कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो बयान दर्ज करते समय एक विशेष शिक्षक या दुभाषी की मदद ली जानी अनिवार्य कर दी गई है। और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। जी, इससे भी बड़ी बात यह है कि भविष्य में जब ट्रायल शुरू होगा तो इस तरह दर्ज किए गए बयान को सीधे मुख्य परीक्षा या एग्जामिनेशन इन चीफ के रूप में माना जा सकता है। इसका मतलब है कि उस संवेदनशील गवाह को बार-बार अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और वकीलों के तीखे सवालों के जरिए उसे दोबारा उस मानसिक आघात से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस संदर्भ में स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम शिवन्ना का मामला बहुत अहम हो जाता है। इस मामले में ऐसा क्या हुआ था जिसने सुप्रीम कोर्ट को दखल देने पर मजबूर कर दिया? शिवन्ना केस असल में हमारी कानूनी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी खामी को उजागर करता है। अक्सर होता ये था कि यौन अपराधों या बलात्कार के मामलों में पुलिस पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराने में हफ्तों या महीनों की देरी कर देती थी। और इस देरी का फायदा सीधे तौर पर आरोपियों को मिलता था। बिल्कुल। बचाव पक्ष के वकील अदालत में खड़े होकर दलील देते थे कि देखिए, इस महिला ने जज साहब को ये कहानी बताने में 15 दिन लगा दिए। इसका मतलब है कि इसने ये पूरी कहानी गढ़ी है। ये तो सीधा सीधा विक्टिम ब्लेमिंग है। जी। इसी न्याय के मजाक को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शिवन्ना केस में सख्त निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद बिना किसी देरी के पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर बयान दर्ज किया जाना चाहिए। क्योंकि जितनी जल्दी बयान दर्ज होगा, कहानी में बदलाव की गुंजाइश उतनी ही कम होगी और साक्ष्य उतना ही विश्वसनीय माना जाएगा। एकदम सही। तो इस सबका असल मतलब क्या है? इतनी सख्त प्रक्रिया, कानूनी चेतावनियां, वीडियो रिकॉर्डिंग, महिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, क्या इस पूरी कवायद का मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया ये बयान ही किसी को सजा दिलाने के लिए काफी है? क्या यही वो अंतिम सबूत है? कानूनी मामलों को करीब से ना जानने वालों के बीच ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अगर हम विशुद्ध कानूनी भाषा में बात करें तो ये बयान कोई सारभूत साक्ष्य या सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है। सारभूत साक्ष्य नहीं है तो फिर मजिस्ट्रेट के कमरे में होने वाली इस इतनी लंबी और जटिल मेहनत का फायदा क्या है? अदालत में इस कागज का असली मूल्य क्या है? ये सिर्फ एक पुष्टिकरण का काम करता है। मैं इसे सुनने वालों के लिए एक बहुत ही आम जिंदगी के उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं, जिसे हम लाल रंग की कार वाली रसीद का उदाहरण कह सकते हैं। अच्छा, बताइए। मान दीजिए आपने अपने एक दोस्त को बताया कि आपने कल रात सड़क पर एक लाल रंग की कार को तेज रफ्तार में जाते हुए देखा था। महीनों बाद जब आप अदालत के कटघरे में खड़े होते हैं, तब भी आप जज साहब से यही कहते हैं कि हाँ, मैंने लाल कार देखी थी। ऐसे में मजिस्ट्रेट के सामने महीनों पहले दिया गया आपका वो बयान सिर्फ ये साबित करता है कि आप अपनी बात पर आज भी कायम हैं। वो पुराना बयान उस बात की एक रसीद की तरह काम करता है कि ये गवाह शुरू से एक ही कहानी बता रहा है। यह उदाहरण इस जटिल कानूनी अवधारणा को बहुत ही सटीक तरीके से समझाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए इस बयान का इस्तेमाल मुख्य रूप से 2 चीजों के लिए होता है: पुष्टि या विरोधाभास। कोरैबोरेशन या कॉन्ट्राडिक्शन। जी, जैसा कि आपने रसीद वाले उदाहरण में बताया, अगर गवाह की पुरानी बात और अदालत में दी गई आज की गवाही मेल खाती है तो उस गवाही की पुष्टि हो जाती है और अभियोजन का केस बहुत मजबूत हो जाता है। लेकिन हर बार कहानी इतनी सीधी नहीं होती। क्या हो अगर वो गवाह अदालत में आकर अपनी पुरानी बात से ही मुकर जाए, जिसे हम कानूनी भाषा में गवाह का हॉस्टाइल होना कहते हैं? यहीं पर विरोधाभास का सिद्धांत काम आता है। अगर गवाह कटघरे में खड़ा होकर अचानक कह दे कि नहीं, मैंने तो कोई लाल कार नहीं देखी, तो सरकारी वकील उस पुराने बयान का कागज निकालकर उसकी पुरानी बात की याद दिलाता है। इससे गवाह की वर्तमान गवाही की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। जी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी लेकिन है। अगर मुख्य गवाह मुकर गया है तो सिर्फ और सिर्फ इस पुराने बयान के कागज के आधार पर अदालत किसी को सजा नहीं दे सकती। और इसे साबित करने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही मजबूत केस लॉज हैं।
जैसे कि 2010 का बैजनाथ शाह बनाम बिहार राज्य का मामला। इस मामले में क्या हुआ था? बैजनाथ शाह का मामला इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है। इस मामले में अभियोजन पक्ष का जो मुख्य गवाह था, उसने शुरुआत में मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी के खिलाफ बहुत ही ठोस बयान दिया था। लेकिन जब अदालत में ट्रायल शुरू हुआ तो क्या हुआ? जब 2 साल बाद बचाव पक्ष के वकील ने जिरह की, तो वो गवाह अपनी बात से पूरी तरह पलट गया। उसने आरोपी की किसी भी भूमिका से साफ इनकार कर दिया। तो निचली अदालत ने क्या फैसला सुनाया? निचली अदालत ने उस गवाह की आज की बात को दरकिनार करके उसके पुराने बयान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहरा दिया। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब गवाह खुद अदालत में आकर अपनी बात का समर्थन नहीं कर रहा है, तो केवल एक पुराने दर्ज बयान के आधार पर आप किसी व्यक्ति की आज़ादी नहीं छीन सकते। दोष सिद्धि के लिए अन्य स्वतंत्र सबूतों का होना नितांत आवश्यक है। यही बात सोमा सुंदरम और रामकिशन सिंह के पुराने मामलों में भी दोहराई गई थी कि केवल एक बयान सजा का एकमात्र आधार नहीं बन सकता। जी बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि इस बयान की कोई अहमियत ही नहीं है। इसी बात को विजया सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड के बिल्कुल ताज़ा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरती से स्पष्ट किया है। हाँ, वो फैसला भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भले ही ये सारभूत साक्ष्य न हो, लेकिन इसे बहुत ही छोटी मोटी बात या किसी तुच्छ आधार पर खारिज भी नहीं किया जा सकता। सही बात है। मान लीजिए कोई गवाह अदालत में आकर सिर्फ ये कह दे कि जज साहब, उस दिन मैजिस्ट्रेट ने मेरा बयान सही से सुना नहीं था या गलत लिख लिया था, तो अदालत उसकी इस बात को यूं ही सच नहीं मान लेगी। क्योंकि पुलिस की डायरी में लिखे गए बयान के मुकाबले एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पूरी वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए लिखे गए बयान की विश्वसनीयता न्याय की नज़रों में बहुत ऊंची होती है। ये एक बहुत ही बारीक संतुलन है जो हमारी न्यायपालिका ने सालों के अनुभव से बनाया है। वे इस बयान को अंतिम सत्य भी नहीं मानते, लेकिन वे इसे इतनी आसानी से खारिज भी नहीं होने देते कि कोई भी गवाह आकर इसका मजाक बना दे। इस पूरी कानूनी बहस को सुनते हुए किसी भी आम इंसान के मन में एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल आ सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने जाकर एक बयान दे आता है। 2 दिन बाद उसे लगता है कि घबराहट में कुछ अहम बातें गलत बता दी या उस पर दबाव था। तो क्या वो व्यक्ति अपनी मर्जी से वापस मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपना बयान बदलवा सकता है? क्या इस कानूनी प्रक्रिया में बयान की दोबारा रिकॉर्डिंग हो सकती है? ये कानूनी प्रक्रिया के लचीलेपन बनाम उसकी सख्ती का सवाल है। सामान्य नियम यही कहता है कि बयान केवल एक ही बार दर्ज होता है। अगर लोगों को बार बार अपना बयान बदलने की अनुमति दे दी गई, तो पूरी कानूनी प्रक्रिया एक मजाक बनकर रह जाएगी। अदालत का समय बर्बाद होगा और न्याय कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ कानून पत्थर का भी नहीं है। उच्च न्यायालयों ने कुछ बहुत ही विशेष परिस्थितियों में दोबारा रिकॉर्डिंग की अनुमति दी है। जैसे अगर कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि हो गई हो या पुलिस का खौफ हो। जी, अगर ये साबित हो जाए कि गवाह ने पुलिस के खौफ या दबाव के कारण अपनी स्वतंत्र इच्छा से बयान नहीं दिया था, तो न्याय के व्यापक हित में दोबारा बयान दर्ज किया जा सकता है। इस संदर्भ में हमारे पास 2 बहुत ही रोचक अदालती मामले हैं जो इस स्थिति को साफ करते हैं। पहला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का श्रीमती मनोरमा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला। यह मामला थोड़ा मजेदार भी है। वो तीसरी बार बयान दर्ज करवाने वाला मामला ना? बिल्कुल। इस मामले में एक पक्ष ने अपना बयान दर्ज करवाया, कुछ दिन बाद वे फिर अदालत पहुंच गए कि हमें दोबारा बयान दर्ज करना है। किसी तरह वो भी हो गया, लेकिन हद तो तब हो गई जब वे बिना किसी ठोस कारण के तीसरी बार आवेदन लेकर पहुंच गए। फिर अदालत ने क्या किया? अदालत ने उनका ये रवैया देखकर न केवल उनका आवेदन सख्ती से खारिज किया, बल्कि उन पर भारी जुर्माना भी लगा दिया। ये मामला साफ संदेश देता है कि अदालत कोई ट्रायल रूम या फिटिंग रूम नहीं है जहां आप बार बार अलग अलग बयान पहनकर देख सकें कि आपके केस पर कौन सा बयान सबसे अच्छा फिट बैठ रहा है। मनोरमा सिंह का मामला कानूनी सख्ती का उदाहरण है, लेकिन इसके ठीक विपरीत अर्चना बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का मामला न्यायपालिका का एक बहुत ही मानवीय चेहरा हमारे सामने रखता है। उस मामले में दबाव का पहलू सामने आया था ना? जी, अर्चना के मामले में एक डरी हुई महिला ने बयान दिया था। बाद में उसने अदालत को बताया कि जब वो मजिस्ट्रेट के कमरे में थी तो बाहर वही पुलिस वाले खड़े थे जिन्होंने उसे प्रताड़ित किया था। तो न्यायालय ने हालात की गंभीरता को समझा। बिल्कुल।
उन्होंने माना कि अगर पहला बयान पुलिस के भारी दबाव का नतीजा था, तो न्याय के हित में ये बेहद जरूरी है कि उस महिला को सच्चाई सामने लाने का एक और सुरक्षित मौका मिले। और न्यायालय ने दोबारा बयान दर्ज करने की अनुमति दे दी। जी, ये दिखाता है कि जब किसी मजलूम की रक्षा की बात आती है, तो अदालतें सिर्फ तकनीकी बाधाओं को अपने रास्ते का पत्थर नहीं बनने देती। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें, तो हम देखते हैं कि सीआरपीसी से लेकर नए कानून बीएनएसएस तक का ये जो सफ़र है, ये सिर्फ कागजों पर लिखी गई लाइनों का सफ़र नहीं है। ये एक विकसित होती हुई प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करती है कि कानून के सामने खड़ा हर इंसान पूरी तरह से आज़ाद हो। उसके दिमाग पर न कोई खौफ हो, न कोई दबाव। जहां एक तरफ मजिस्ट्रेट को एक रक्षक की भूमिका दी गई है, वहीं दूसरी तरफ वीडियो रिकॉर्डिंग और वकीलों की मौजूदगी ने इस प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी बना दिया है। था इसी बुनियादी विश्वास पर टिकी है कि सच्चा न्याय तभी हो सकता है जब सच्चाई बिना किसी भय के सामने आए। मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया एक स्वैच्छिक बयान पूरी न्याय प्रक्रिया की दिशा तय करने और पुलिस की ज्यादतियों पर लगाम लगाने की असीम ताकत रखता है। इस पूरी चर्चा ने हमें न्याय प्रणाली की बारीकियों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। लेकिन इस विषय को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार आपके सामने रखना चाहता हूं जो आज के कानूनों से भी एक कदम आगे की सोच है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, हमने अभी बहुत की कि नए कानून ने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को पूरी तरह से अपना लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस तेजी से बदलते दौर में जी रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक तकनीक का दौर है। आज ऐसी खतरनाक तकनीक मौजूद है जो स्क्रीन पर हूबहू किसी भी इंसान का चेहरा और आवाज बना सकती है। ये तो बहुत ही डरावनी सच्चाई है। वही तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले भविष्य में क्या अदालतों के सामने ये साबित करना एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं बन जाएगा कि स्क्रीन पर दिखने वाला वो ऑडियो वीडियो कबूलनामा वाकई असली है या नहीं? क्या वो उसी व्यक्ति का है या किसी डीप फेक तकनीक का कमाल है? बिल्कुल, ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर कानून बनाने वालों और तकनीक के जानकारों को अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए। ये वाकई आज के युग में सबसे प्रासंगिक सवाल है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, हमारे कानून को भी अपनी सुरक्षा की परतों को लगातार अपडेट करना होगा। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी भले ही हो, लेकिन उसे तकनीकी रूप से अंधा होने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। एकदम सही बात है। यही वो बिंदु है जहां कानून और भविष्य का एक नया टकराव शुरू होता है। सुनने वालों के लिए आज की ये चर्चा निश्चित रूप से कानून के पन्नों से निकलकर असल जिंदगी की सच्चाइयों को समझने का एक शानदार जरिया बनी होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। न्याय प्रणाली के इस जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प पहलू को इतने विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही एक नई ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक चर्चा के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने आसपास की दुनिया को लेकर जिज्ञासु बने रहें और नए सवाल तलाशते रहें।